नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन भी हमारा जेके एसएसबी स्पेशल होगा। आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे एमसीक्यूज जर्नल एंट्रीज टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कहता है जर्नल बुक इज कॉल्ड ए बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, बी पर्सनल एंट्री, सी फाइनल एंट्री एंड डी प्राइमरी एंट्री। कहता है कि जर्नल बुक जो है वो किस बुक को बोलते हैं, क्या वो बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री कहते हैं उसे, या बुक ऑफ पर्सनल एंट्री कहते हैं, या बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। अब आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे अकाउंटिंग का मीनिंग किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी मेजरमेंट करते हैं, देन उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारी 2 टाइप की बुक्स बनती हैं, एक जर्नल, नंबर सेकंड दूसरी सब जर्नल। सब जर्नल को हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है इन दोनों में से किसी एक बुक में रिकॉर्ड होती है, इसलिए इनको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स जो जर्नल बुक है वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है। उसके बाद हम यहाँ से जर्नल से एंट्री उठा के जर्नल या सब्सिडरी बुक से एंट्री उठा के उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और अकाउंट जिस बुक में बनते हैं उसको बोलते हैं लेजर, और लेजर को हम यहाँ पे सेकेंडरी बुक बोलते हैं। इसलिए हमारी यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, हमारी यहाँ पे जर्नल बुक जो है वो सेकेंडरी एंट्री की बुक नहीं हो सकती क्योंकि वो लेजर होती है। पर्सनल एंट्री की कोई बुक नहीं होती, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फाइनल एंट्री के लिए भी कोई अलग से बुक नहीं होती। तो दैट मीन्स जर्नल बुक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो हमारा यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो डी पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुड्स डोनेटेड शुड बी क्रेडिटेड टू, जो हमने गुड्स डोनेट किए हैं उसको किस अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए। ए पार्ट सेल्स अकाउंट, बी पार्ट गुड्स अकाउंट, सी पार्ट परचेजेस अकाउंट एंड डी पार्ट डोनेशन अकाउंट। अब हमें उसने पूछा है कि जो भी गुड्स यहाँ पे डोनेट किए जाते हैं वो किस अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। तो सिंपल इसके आप जर्नल एंट्री बना लो तो आपको पता लग जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना है कि या किसको क्रेडिट करना है। जब हम यहाँ पे किसी को डोनेशन देते हैं तो डोनेशन जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसका मतलब डोनेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अगर हमने डोनेशन कैश में दी है तो कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट। बट हमने यहाँ पे डोनेशन गुड्स में दी है, और मैंने आपको बताया था कि गुड्स के लिए हम कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये 4 टाइप के अकाउंट हम यहाँ पे जो है गुड्स के लिए ओपन करते हैं। तो अब हमें इसमें देखना है कि जब हमने गुड्स डोनेट किए हमारे यहाँ पे जो है इन चारों में से किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ा। गुड्स को डोनेट करना हमारी सेल नहीं है, इसलिए सेल अकाउंट नहीं आएगा। ना ही हमारी परचेज रिटर्न है, ना हमारी ये सेल रिटर्न है, तो इसका मतलब वो भी नहीं आएंगे। तो पीछे क्या बचा, परचेजेस। जब हम गुड्स डोनेट करते हैं तो हमारी परचेजेस कम हो जाती हैं, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब परचेजेस बढ़ती हैं तो डेबिट, जब कम होती हैं तो क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे जो हमने गुड्स डोनेट किए हैं तो उसको हमें किस अकाउंट में क्रेडिट करना है, परचेजेस अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी पार्ट, परचेजेस अकाउंट। तो इसका मतलब ना हम इसको सेल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ना गुड्स अकाउंट में, क्योंकि गुड्स अकाउंट तो हम ओपन करते नहीं है, और डोनेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। तो इसलिए जो हमने गुड्स डोनेट किए हैं वो परचेजेस अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्योंकि गुड्स की डोनेशन के कारण हमारी परचेजेस जो है वो कम हो जाती हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी कोई एक्सपेंस कम होता है तो एक्सपेंसेस कम होने का मतलब होता है कि एक तरह से हमें वो गेन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे गुड्स डोनेट करने के कारण हमारी परचेजेस अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो एक तरह से हमें इस ट्रांजैक्शन में गेन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करेंगे तो इस तरीके से। अगर मॉडर्न अप्रोच करते हैं तो उसमें हम एक्सपेंसेस की इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं, तो उसमें भी अकाउंट सेम ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश इज डेबिटेड टू, जो हमने यहाँ पे बिल्डिंग परचेज की है कैश में उसको किस अकाउंट में हमें यहाँ पे डेबिट करना है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस हमें दे रखी हैं। कहता है कि उसको आप परचेजेस अकाउंट में डेबिट करोगे, या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करोगे, या कैश अकाउंट में डेबिट करोगे, या नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं या कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसके लिए हम एसेट अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट हमारा रियल अकाउंट है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें
तो एसेट हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो बिल्डिंग हमने परचेज किया तो बिल्डिंग आ रही है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। बट अब इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इसमें खाली बिल्डिंग अकाउंट नहीं है, इसमें परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस तो हमारी है नहीं है। इसमें कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को भी डेबिट नहीं करते क्योंकि कैश तो जा रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। नन ऑफ दिस भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट अलग से नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। क्लियर है, यानी कि लैंड और बिल्डिंग अकाउंट हमने कॉमन ओपन किया हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लैंड की ट्रांजैक्शन होगी या बिल्डिंग की ट्रांजैक्शन होगी वो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज, जो बैड डेट्स हमने रिकवर किए हैं उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट या डी पार्ट नन ऑफ दीज। बैड डेट्स अगर हम रिकवर करते हैं, बैड डेट्स रिकवर का मतलब होता है कि हमारे कुछ बैड डेट्स हो चुके हैं। बैड डेट्स का मतलब कि डेटर से पैसा नहीं मिला, हमने उसको लॉस मान के अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया है एज ए बैड डेट्स, राइट ऑफ कर लिया। अब कल को अगर वही बैड डेट्स जो हमारे हो चुके हैं जिसको हम लॉस मान चुके हैं अगर हम अचानक रिकवर कर लेते हैं तो जिस शेयर में रिकवर करते हैं उस शेयर की वो इनकम मानी जाती है। तो इसका मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है ये हमारा इनकम अकाउंट है और एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल। तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सी पार्ट। तो इट मीन्स ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट नहीं है, ये नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो मतलब हमारा इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी पार्ट कि बैड डेट्स रिकवर्ड जो है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए पार्ट में लिखा है रियलाइजेबल वैल्यू, बी पार्ट बी पार्ट है कॉस्ट, सी पार्ट सेलिंग प्राइस, डी पार्ट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम यहाँ पे जो है किस तरीके से करते हैं। जब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि वो हमें अपनी बुक में शो करना है, क्योंकि स्टॉक हमारी एसेट भी होती है। और दूसरा हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करनी होती है कि हमने इस साल जितना भी माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यू चाहिए होती है। और एक बात का याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम किस तरीके से करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए हम देखते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। इन दोनों में से जो कम होगा उसी के बेसिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है। अगर हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, फिर तो कॉस्ट ही लेंगे। बट अगर हमारे पास कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू दोनों होंगी तो हमें देखना है इन दोनों में से कम कौन सी है, विच एवर इज लेस इज टेकन एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो रियलाइजेबल वैल्यू पे फिलहाल नहीं की जाती। ना खाली अकेले कॉस्ट को देखा जाता है, ना सेलिंग प्राइस को देखा जाता है, उसमें कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है और इन दोनों में से जो कम होता है उसके बेसिस उसकी वैल्यूएशन की जाती है। इसलिए इसमें हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी पार्ट, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लियर है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो किस पे की जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में आ सकता है, तो ज़रा ध्यान रखिए इसका। नंबर 6 कहता है अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इज ट्रीटेड एज एसेट, पर्सनल इनकम, सी पार्ट लाइबिलिटी या डी पार्ट रेवेन्यू फॉर द ईयर। कहता है जो अनअर्न्ड इनकम अगर आपने रिसीव की है तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, क्या हमारी वो एसेट होती है, क्या वो हमारी पर्सनल इनकम है, क्या वो लाइबिलिटी है, क्या वो उस ईयर का रेवेन्यू माना जाएगा, यानी कि उस ईयर की रेवेन्यू इनकम मानी जाएगी। अब अनअर्न्ड इनकम होती क्या है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो भी इनकम हम नेक्स्ट ईयर के एडवांस में रिसीव कर लेते हैं उसको हम यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। और जो भी इनकम हम एडवांस में रिसीव करते हैं यानी कि जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर क्या है वो सी पार्ट, यानी कि अनअर्न्ड इनकम हमारी एसेट नहीं है, ना ये हमारी पर्सनल इनकम है, ना यहाँ पे उस ईयर का ये रेवेन्यू है। तो इसका मतलब वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कंपाउंड एंट्री इज इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट्स, बी पार्ट
जनरली एक्सटेंड्स टू सेवरल पेजेस, सी पार्ट डज नॉट रिक्वायर्ड नरेशन एंड डी पार्ट नन ऑफ अबव। कहता कंपाउंड एंट्री क्या होती है, 4 ऑप्शन हमें दे रखी है। कहता कंपाउंड एंट्री हम किसे बोलते हैं, जिस एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं वो कंपाउंड एंट्री है, पहली ऑप्शन यही है। या बी पार्ट दूसरी ऑप्शन कहता है कि जो एंट्री कई पेजेस में यहाँ पे जो है एक्सटेंड की जाती है, या उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कि कई पेजेस में फैली हुई एंट्री, या उसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। या उस एंट्री को बोलते हैं जिसमें यहाँ पे नरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो नीचे उसकी नरेशन ज़रूर लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखते हैं, ऐसे प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो कहता क्या जिसमें नरेशन की ज़रूरत नहीं है वो कंपाउंड एंट्री होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड एंट्री के बारे में कि जिस एंट्री के अंदर 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, 3, 4, यानी कि 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, उस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्ट इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट। तो जो एंट्री यहाँ पे 1 से ज़्यादा पेजेस पे एक्सटेंड होती है उसको भी हम कंपाउंड एंट्री नहीं बोलते। तो नरेशन तो सभी में लिखनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इन्वॉल्व्स मोर देन 2 अकाउंट्स, कि जिस एंट्री के अंदर 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्लियर है। नंबर 8 कहता है जर्नलाइजिंग मीन्स ए प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इनटू लेजर, बी पार्ट मेजरिंग ट्रांजैक्शन, सी पार्ट आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन, डी पार्ट रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन जर्नल। कहता है जर्नलाइजिंग का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन हमारे पास है कि जब हम लेजर में ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग, या ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पे जर्नलाइजिंग, या बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, या जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ये 4 ऑप्शन है। तो अब हमें चूज़ करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। जब हम ट्रांजैक्शन को यहाँ पे जो है लेजर में पोस्ट करते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं, उसको जर्नलाइजिंग नहीं बोलते। तो इसलिए पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ट्रांजैक्शन को जब हम मेजर करते हैं उसको भी हम जर्नलाइजिंग नहीं कहते हैं, और ना यहाँ पे जब बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग क्या होता है, जर्नलाइजिंग जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, डी पार्ट रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। कहता बताओ जब आप कैश में डोनेशन देते हो इसमें से कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अगर कैश में हम डोनेशन देते हैं आप इसकी जर्नल एंट्री बना के देख सकते हो। जब हम डोनेशन देंगे तो डोनेशन हमारा एक्सपेंस है, तो डोनेशन को डेबिट करेंगे, और दूसरा अकाउंट इसमें कैश इन्वॉल्व है, कैश जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक करें, और अगर हम मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक करें तो उसमें भी हम यहाँ पे देखते हैं जो एसेट अकाउंट है अगर वो इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। तो यानी कि चाहे रियल के हिसाब से करो, ट्रेडिशन के हिसाब से करो, चाहे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे एंट्री हमारी बनती है डोनेशन टू कैश। तो यानी कि जब हम यहाँ पे डोनेशन देंगे तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस अकाउंट भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। डोनेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। नंबर सी पार्ट दिया डोनीज अकाउंट। डोनी का मतलब हो गया कि जिसको हमने डोनेशन दी है, तो उससे हमारा यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि जब हमारा एक्सपेंस को इनकर्ड होता है तो जिस व्यक्ति को हमने पेमेंट करनी है उसका अकाउंट हम बुक में ओपन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डोनेशन हमारा एक्सपेंस है एक तरह का बिजनेस का, तो जो डोनी है उसका कोई अकाउंट हम बुक में ओपन नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हमारी कैश, कि जब भी हम डोनेशन देंगे तो कैश अकाउंट को इसमें क्रेडिट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एट द एंड ऑफ द मंथ, सी पार्ट वीकली, डी पार्ट क्वार्टरली।
कहता है जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है वो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जब जब हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो डेट के हिसाब से बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को ही बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका मतलब जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है, ए पार्ट। तो महीने के आखिर में यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। ना हम वीकली बेसिस पे करते हैं, ना हम क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं। क्लियर है। तो ये थे कुछ MCQs जिनको हमने आज डिस्कस किया। तो ये ऐसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में कुछ और MCQs मैं लेके आऊँगा जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है, तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।